बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 37 मुलाहिज़ा फरमाएं। जानकी देवी को हमने कल रात ही अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया था, इसलिए 9 बजे के करीब उसका फोन आ गया। तुम्हारे लिए एक अहम इतला है वहीदान। जानकी ने कहा, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा, तुमने बताया था कि उस रात के हंगामे में शांग थाईवांग की गोली से जख्मी हो गया था। जानकी ने कहा, मैंने उस चीनी का सुराग लगा लिया है। क्या? मैं उछल पड़ा। मैंने जानकी को इस किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी, क्योंकि मैं उसे इन हंगामों से दूर ही रखना चाहता था। मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं कहा था जानकी देवी। मैंने कहा, महज इत्तफाक ही से उसका पता चला है। जानकी ने कहा, कल शाम तुम्हारा फोन आने के थोड़ी देर बाद मेरी एक दोस्त सोनाली मुझसे मिलने आ गई। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जन है। उसने बताया कि चंद रोज पहले एक आधी रात के बाद उसके घर में 2 आदमी घुस आए थे। एक बारी भरकम चीनी और दूसरा इंडियन था। वो दोनों जख्मी थे। चीनी को बाजू में गोली लगी थी और उस इंडियन की नाक और मुंह से खून बह रहा था। मेरा ख्याल ये उस रात की बात है जब तुम्हारी दारा वगैरह से झड़प हुई थी। उन्होंने सोनाली के 6 साल बच्चे को यरगमाल बनाया और सोनाली से अपना इलाज करवाते रहे। वो दोनों अब भी उसके घर पर हैं। उन्होंने सोनाली को धमकी दी है कि अगर उसने उनकी मौजूदगी के बारे में किसी को बताया तो ना सिर्फ उसके बेटे को बल्कि उसे भी मौत के घाट उतार देंगे। ओह, मैं ये बात सुनकर उछल पड़ा। मुझे समझने में देर न लगी कि शांग के साथ दूसरा आदमी दारा था। उस रात वो मेरे हाथों बुरी तरह पीटा था। क्या तुम मुझे सोनाली के घर का पता बता सकती हो? अगर तुम्हारा कुछ करने का इरादा है तो इस तरह सोनाली और उसके बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जानकी ने कहा, मैं सिर्फ उस मकान की निगरानी चाहता हूँ ताकि जब वो लोग वहां से निकलें तो उनका ताकुब करके उनके ठिकाने के बारे में मालूम किया जाए। यकीन करो जानकी, मैं कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। मैंने कहा, तुम्हारा नहीं तो और किसका यकीन करूंगी? जानकी ने कहा, सोनाली का मकान उस जगह से ज्यादा दूर नहीं जहां थाईवांग का मकान था। टक्सन रोड पर स्ट्रीट 82 में दाईं तरफ तीसरा मकान। गुड। मैंने कहा, अगर कोई और बात मालूम हो तो मुझे फौरन इतला देना। मैंने फोन बंद कर दिया और थाई को सूरत हाल से आगाह करने लगा। टक्सन रोड स्ट्रीट 82। उसकी आंखों में चमक सी ऊपर आई। मेरा मकान उसके सामने नहर की तरफ था। स्ट्रीट 82 में मेरी एक दोस्त रहती है। 1 मिनट मुझे सोचने दो, मैं उसका फोन नंबर याद करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी। थाईवांग तवील अरसे से उस इलाके में रिहाइश पजीर थी। कुछ लोगों से उसके ताल्लुकात जरूर होंगे और इत्तफाक से स्ट्रीट 82 में उसकी कोई दोस्त भी मौजूद थी। 1 मिनट, थाईवांग खुद कलामी के अंदाज में बोली और फिर कागज और बाल पेन उठाकर कुछ लिखने लगी। ये है उसका नंबर, अभी मालूम करती हूँ। वो फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगी। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो माए, मैं थाईवांग बोल रही हूँ। थाईवांग बोली। कुछ देर तक दूसरी तरफ की आवाज सुनती रही, फिर बोली, हाँ मजबूरी है, मैं फिलहाल सामने नहीं आ सकती। तुम्हारी गली में सोनाली नाम की कोई डॉक्टर रहती है, उसके बारे में कुछ मालूम करना है। उस बेचारी के साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। दूसरी तरफ से कहा गया, 2 बदमाश 5-6 रोज से उसके घर में घुसे हुए थे। उसे धमकी दी थी कि अगर उनके बारे में किसी को बताया तो वो उसे और उसके बेटे को कत्ल कर देंगे। आज सुबह 4 बजे वो उसके बेटे को यरगमाल बनाकर उसके घर से निकलना चाहते थे। सोनाली ने मुदाहमत की तो उन्होंने ना सिर्फ उसके बेटे को कत्ल कर दिया बल्कि सोनाली भी शदीद जख्मी है। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में मुबतला हॉस्पिटल में पड़ी है। उसके घर पर पुलिस का पहरा है। पुलिस वाले उस गली में रहने वालों से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे। मगर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही थी? मुझे उसके बारे में कोई खबर मिली थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा घर चलाया था। मैं सोनाली की मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम पुलिस को बताकर अब भी उसकी मदद कर सकती हो। सोनाली ने मेरी बात काटते हुए कहा, अगर पुलिस को उनके बारे में बता दिया जाए तो उन्हें आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, मैं पुलिस से रब्ता करूंगी और 1-2 रोज बाद तुमसे मुलाकात करूंगी। थाईवांग ने यह कहते हुए जवाब का इंतजार किए बगैर रिसीवर रख दिया। भाई कौन है? मैंने पूछा। मैं करीब ही बैठा हुआ था और सारी बातें सुन ली थी। मुझे उस अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस हुआ था। दारा वाकई खूनख्वार भेड़िया था। इंसानी जिंदगी की उसके नजदीक वाकई कोई अहमियत नहीं थी। वो बड़ी बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। माई का मसाज पार्लर है होटल प्लाजा में, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? थाईवांग ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। अगर ये काबिल एतमाद हो तो इससे कुछ काम लिया जा सकता है। मैंने कहा, दारा के ठिकाने का पता लगाना जरूरी है और उसका सुराग उस गेस्ट हाउस से ही मिल सकता है जहां पहली बार मेरी उससे मटभेड़ हुई थी। मैं और प्रसाद वहां नहीं जा सकते। तुम्हारा जाना ठीक नहीं। ये काम किसी ऐसी हस्ती से लिया जा सकता है जिस पर किसी किस्म का शुबा न किया जा सके। ऐसी सूरत में मुझे खुद माए के पास जाना पड़ेगा ताकि उसे बात समझाई जा सके, थाईवांग ने कहा। और फिर उसी रात 12 बजे के करीब हम टक्सन रोड की स्ट्रीट 82 पर वाक़े माए के घर में मौजूद थे। अपने मकान के सामने से गुजरते हुए मैंने थाईवांग के चेहरे पर अजीब से तासरात देखे। मकान की जगह पर मलबे का ढेर अभी तक पड़ा हुआ था। माई की उम्र 30-32 के लगभग थी। वो दराज कामत और हसीन औरत थी। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मैंने किसी मैगजीन के इश्तिहार में उसकी तस्वीरें भी देखी थी। वो शादीशुदा थी, लेकिन उसका शोहर कई साल पहले बर्मा गया था और उसके बाद लौट कर नहीं आया था। उसके बारे में ख्याल था कि मर खप चुका है। जिंदा होता तो उसके बारे में कोई इतला जरूर मिलती।
माई को अपनी बात समझाने में आधा घंटा लगा था और मिलाकर वो हमारा साथ देने पर तैयार हो गई। ठीक है, वो गहरा सांस लेते हुए बोली, मैं कल इसी इस मिशन पर काम शुरू कर देती हूँ। माई से रुखसत होकर हम वापस पहुंचे तो रात के 2 बज चुके थे। उसके तीसरे दिन माई से एक दिलचस्प रिपोर्ट मिली। थाई वांग ने उसे खुद फोन किया था। माई ने बताया कि शांग तो चियांग राय वापस जा चुका है और तारा वक्ती तौर पर स्वामी रघुनाथ के आश्रम में पनाह ले चुका है, जबकि किम और ची फांग भी शहर में किसी जगह रोपोश है। स्वामी रघुनाथ के आश्रम के बारे में मेरा ख्याल था कि वो यतीम खाने की तरह का बेसहारा बच्चों और औरतों का कोई इदारा होगा, लेकिन थाई वांग मेरी ये बात सुनकर मुस्कुरा दी। ये उस तरह का आश्रम नहीं जो तुम समझ रहे हो, उसने कहा। आश्रम तो आश्रम ही होता है। मैंने उसकी बात पूरी सुने बगैर कहा, मेरा ख्याल है जानकी देवी ये काम कर सकती है। वो हिंदू है और किसी हिंदू औरत के लिए आश्रम में दाखिल होना ज्यादा मुश्किल नहीं। पहले मेरी बात समझ लो फिर अपनी बात करना, थाई ने कहा। तुमने रजनेश देवता के बारे में कुछ सुना हुआ है? ये हिंदुस्तान का सन्यासी था, गालिबन 30 साल पहले की बात है। उसने हिंदुस्तान के शहर पूना के करीब एक छोटे से आश्रम में अजीबो गरीब और पुरस्कार किस्म के रूहानी ख्यालात का प्रचार किया। वो फितरतन एक अयाश आदमी था। औरत, शराब और दौलत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मगर वो खुलकर अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। उसने मजहब और रूहानियत की आड़ लेकर ऐसे ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया जिनमें बुनियादी तौर पर जिनसी बेरा रवि को आजादी का नाम दिया गया। दौलतमंद घरों की आजादी पसंद लड़कियां और लड़के उसके गिर्द जमा होने लगे। उसके चेलों में रोज बरोज इजाफा होता रहा। नशा और जिनसी बेरा रवि उसके मजहब में जायज थी। वो खुद ऐसी अखलाक सोज हरकतें करता और अपने चेलों को भी उसी की तरगीब देता। उसके चेलों में ऐसी गैर मुल्की औरतें और मर्द भी शामिल थे जो रूहानियत की तलाश में दुनिया भर में भटकते रहे थे। हिंदुस्तान में रजनीश पर पाबंदियां लगने लगी तो वो अमेरिका मुंतकिल हो गया। वहां भी लोग उसके गिर्द जमा होने लगे। उनकी तादाद में आए दिन इजाफा होता रहा। उसके चेलों को रूहानी आसूदगी हासिल हो या नहीं ये एक अलग मौजू है, लेकिन रजनीश की ख्वाहिशात पूरी हो रही थी। उसके पास अयाशी का हर सामान मौजूद था। सफर के लिए लातादाद रोल्स राइस कारें, रिहाइश के लिए आलीशान मकान, बढ़िया शराब और जवानों हसीन लड़कियां। ये वो लड़कियां थी जो रूहानियत की जुस्तजू में उसके पास आती थी और उसके एक इशारे पर बेलिबास होकर उसके कदमों में लौटने लगती थी। रजनीश रूस के रास्पुटिन से ज्यादा गंदा और गलीज आदमी था। वो कुछ ऐसी पुरस्कार कुव्वतों का मालिक था कि एक मर्तबा उसे नजरें मिलाने वाला भी कोई शख्स उसके जाल से निकल नहीं सकता था। सन 1975 में जब अमेरिकियों ने महसूस किया कि उसकी तालीमात नौजवानों को जिनसी बेरा रवि और गुमराही की तरफ ले जा रही हैं, तो अमेरिकी हुकूमत ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर लातादाद मुकदमात भी कायम हुए। फिर उसे मुल्क बदर कर दिया गया और बिलाखिर 1990 में भारत में उसका इंतकाल हो गया। थाई वांग चंद को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, ये स्वामी रघुनाथ भी इसी किस्म का आदमी है जो चंद साल पहले भारत ही से यहाँ आया था। कुछ अरसा वो इंडियन टेंपल में रहा, लेकिन उसकी गैर इखलाकी और यासूस हरकतों की वजह से उसे मंदिर से निकाल दिया गया। उसने बैंकॉक के मशरक में कदीम शहर से कुछ फासले पर एक आश्रम बना लिया जहाँ वो ऐसी ही तालीमात देता है जिसका प्रचार रजनेश भगवान किया करता था। उसके बारे में वक्तन फवक्तन अखबारात में कुछ न कुछ छपता रहता है। बाद अखबारात ने तो यहाँ तक लिखा है कि ये आश्रम मुनशियात और जराइम का बहुत बड़ा अड्डा है। लोग संगीन जराइम करने के बाद यहाँ पनाह लेते हैं, लेकिन कानून आज तक उसके खिलाफ हरकत में नहीं आया, क्योंकि उसके जेलों में बाज ऐसे लोग भी शामिल हैं जो हुकूमत में ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। दिलचस्प, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। इसका मतलब है कि माई की रिपोर्ट दुरुस्त मालूम होती है और मेरा ख्याल है कि जानकी देवी को मजीद मालूमात हासिल करने के लिए वहां भेजने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर वो तैयार नहीं हुई तो थाई वांग ने कहा, तो फिर कोई और तरकीब सोचेंगे। बहरहाल सुबह मैं खुद जानकी से बात करूंगा। मैंने कहा, अगले रोज जानकी देवी से बात हुई तो वो फौरन ही इसके लिए तैयार होगी। अगर कोई खतरा महसूस करो तो वहां से निकलने में देर मत करना। मैंने कहा, सुनो तो मैंने भी यही है कि वो आश्रम जराइम का बहुत बड़ा अड्डा है और जराइम पेशा लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए वहीं पनाह लेते हैं और जब उनका मामला ठंडा पड़ जाता है तो वो आश्रम से निकलकर दोबारा अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हो जाते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी कि मामला उलझने ना पाए। जानकी देवी के जाने के बाद उस रात मैंने मास्टर उचन से बात की। उसने ये दिलचस्प खबर सुनाई कि टाइगर की मौत के बाद पेड्रो ने जेरे जमीन दुनिया की कमान संभाल ली थी और उसने ऐलान किया था कि जब तक टाइगर के कत्ल का बदला नहीं लेगा चैन से नहीं बैठेगा। टाइगर ने मेरे सर की कीमत 1 मिलियन बात मुकर्रर कर रखी थी। पेड्रो ने यह कीमत 2 मिलियन बात कर दी। पेड्रो के बारे में मालूम करना जरूरी था कि वो कौन है और ये मालूमात सिर्फ और सिर्फ रावण प्रसाद ही हासिल कर सकता था। रावण प्रसाद को यकीन था कि उसे टाइगर किसी आदमी ने नहीं देखा था। वो 7-8 दिन पामिला के साथ रहा था और इसी दौरान में उसने ये बात खास तौर से नोट की थी कि कभी किसी आदमी को अपनी निगरानी करते हुए नहीं पाया था। लेकिन फिर यकायक मुझे एक और ख्याल आ गया। प्रसाद ने बताया था कि शुरू में उसे पामिला के साथ देखकर उन्हें किसी किस्म का शुबा हुआ था और उसके बारे में कुछ मालूमात भी हासिल की गई थी। इसका मतलब था कि प्रसाद को उनके किसी अड्डे पर भेजना खतरे से खाली नहीं था। तुम इसकी फिक्र मत करो बास, वो मुझे पहचान नहीं सकेंगे, प्रसाद ने कहा।
तुम्हें याद है जब मैं यहाँ से गया था तो मेरे बाल छोटे थे और लिबास से भी मैं बंदे दा पुत्र ही लग रहा था। और वैसे भी कई रोज हो चुके हैं, अगर बाल बढ़ाकर मूंछें रख ली जाएं तो उनके फरिश्ते भी मुझे पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन इसमें कई रोज लग जाएंगे। मैंने कहा कई रोज? प्रसाद मुस्कुराया। मूंछें और बाल तो चुटकी बजाते में आ सकते हैं। वो अलमारी में से ब्राउन बालों की एक विग और मूंछें निकाल आया। ये चीजें कई रोज पहले मैंने यहाँ ला कर रखी थी और अब इनके इस्तेमाल का वक्त आ गया है। उसने आईने के सामने खड़े होकर विग सर पर जमाई और टूथ ब्रश टाइप की मूंछें होंठों पर चिपका ली। इस हुलिये में वाकई ही उसके चेहरे में बड़ी तब्दीली आ गई थी। वैसे ही जरा उनके इलाके में एक चक्कर लगा कर आता हूँ, अगर कोई गड़बड़ नजर आई तो प्रोग्राम बदल देंगे। मैं जानता था कि प्रसाद मेरे रोके नहीं रुकेगा, इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसकी वापसी तकरीबन 4 घंटों बाद हुई, लेकिन उसके साथ नवीता को कार से उतरते देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो बहुत खौफजदा नजर आ रही थी। अंदर आकर उसने मुझे और थाई को देखा तो उसके चेहरे के तासरात बदल गए। वो उलझी हुई नजरों से प्रसाद की तरफ देखने लगी। प्रसाद ने विग और मूंछें उतार दी तो नवीता के मुंह से गहरा सांस निकल गया। हमने तो तुम्हें उस रोज बताया जाने वाली कोच पर सवार कराया था, तुम दोबारा यहाँ क्यों आ गई? थाई वांग ने उसे घूरा। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने नवीता के बोलने से पहले प्रसाद से पूछा। वैसे हुक्म वार्ड रोड की तरफ से आ रहा था कि ये होटल ब्लू वार्ड के सामने खड़ी थी। मैं गाड़ी रोककर इसके पास आ गया। मैंने इससे बात करना चाहिए तो ये डर कर पीछे हट गई। मुमकिन है मुझे कोई गुंडा ही समझकर शोर मचा देती, लेकिन मैंने इसे अपना नाम बताया और कुछ पिछली बातें याद दिलाई तो ये खामोशी से मेरे साथ कार में बैठ गई। तुम लोगों को देखने से पहले ये डरी हुई थी और शायद यही सोच रही थी कि किसी गलत आदमी के हाथ लग गई है। तुम वापस क्यों आ गई? इस मर्तबा मैंने नवीता से पूछा। जब मैं बिताया पहुंची तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी खाला का एड्रेस तलाश किया, लेकिन पता चला कि वो चियांग राय गई हुई है और 1 हफ्ते बाद वापस आएगी। वहां मुझे खाला के एक दोस्त मिल गया, वो भी महकमा सियाहत में टूरिस्ट गाइड है। उसने हमदर्दी का इजहार करते हुए मुझे अपने घर में रहने को जगह दे दी। 3-4 रोज तो खैरियत से गुजर गए और फिर एक रोज वो शराब के नशे में मेरे कमरे में घुस आया। वो अपनी हमदर्दी की कीमत वसूल करना चाहता था। मैंने उस रात बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और सुबह होते ही वहां से निकल गई। 2-3 दिन एक होटल में गुजारे, वहां भी हर वक्त अपने लिए खतरा महसूस करती। कल मैंने महकमा सियाहत के दफ्तर से खाला के बारे में मालूम किया तो पता चला कि उसने 1 हफ्ते की मजीद छुट्टी ले ली है। मैं आज दोपहर बैंकॉक आ गई और यहाँ तुम लोगों को तलाश करती फिर रही थी। मुझे ये भी खौफ था कि अगर शांग के आदमियों ने देख लिया तो मुझे गोली मार देंगे। बैंकॉक जैसे शहर में एड्रेस के बगैर किसी को तलाश करना नहायत ही मुश्किल था। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम प्रसाद की नजरों में आ गई और वो तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे मुझे एक बात याद आ रही है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। उस रोज तुमने बताया था कि शांग के साथ शाम के वक्त बैंकॉक पहुंची थी और रात 11 बजे तक होटल के कमरे में रही थी। फिर टाइगर और शांग के साथ उस कोठी में आ गई थी जहाँ दारा तुम लोगों का मुंतजिर था। क्या इसी दौरान में किसी और आदमी से भी तुम लोगों की मुलाकात हुई थी? नहीं, नवीता ने मुख्तसर कहा। इसका मतलब है कि टाइगर, पामिला, दारा और शांग के सिवा कोई और तुम्हें नहीं पहचानता। मैंने कहा पामिला और टाइगर मर चुके हैं, शांग चियांग राय वापस जा चुका है और दारा एक ऐसी जगह रोपोश है जहाँ से कई रोज तक वो बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि तुम्हें फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं और तुम आजादी से घूम सकती हो। बात नवीता की समझ में आ गई और फिर उसी रात रामन प्रसाद अपने मिशन पर रवाना हुआ तो नवीता भी उसी के साथ थी। मेरी बातों से नवीता का खौफ बड़ी हद तक खत्म हो गया और उसका एतमाद किसी हद तक बहाल हो गया था। उन दोनों की वापसी रात 2 बजे के करीब हुई। तशवीशनाक खबर यह थी कि पेड्रो ने मुझे मौत के घाट उतारने के लिए एक डेथ स्क्वाड तश्कील दिया था, जिसमें बैंकॉक के 4 सफाक तरीन पेशावर कातिल शामिल थे। उन्हें हुक्म दिया गया था कि मुझे जहां भी देखें पकड़ने की कोशिश करने की बजाय मेरे टुकड़े कर दें और वो टुकड़े एक बोरी में बंद करके तोहफे के तौर पर महाराज को भेज दिया जाए। मास्टर हुसैन ने कई बार मुझे खतरा से आगाह करने की कोशिश की थी। मैंने उसकी हर बात को टाल दिया था, लेकिन अब सूरत संगीन तर हो चुकी थी। मैं बुज़दिल तो नहीं था। अब तक जो कुछ भी हुआ था उससे मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा हुई थी, लेकिन हद से बड़ी हुई खुद एतमादी मेरे लिए नुकसानदेह साबित भी हो सकती थी। मैं 1-2 दुश्मनों का मुकाबला तो कर सकता था, लेकिन कातिलों का एक गिरोह मेरे पीछे लग गया था। वो शिकारी कुत्तों की तरह मेरी भूख सूंघते फिर रहे थे। अगले रोज एक और तशवीश अमेज खबर सुनने को मिली। पेड्रो के आदमियों ने फराक नोक रोड वाले उस मकान का सुराग लगा लिया जहां मैंने टाइगर को हलाक किया था और तहखाने से टाइगर की गाड़ी भी उन्हें मिल गई जो लड़ाई के दौरान में उसकी कलाई से निकलकर वहां गिरी थी। ये खबर भी उस रोज प्रसाद ही ने सुनाई। उस रात वो गेस्ट हाउस का चक्कर लगाकर आया था और जिस मेज पर वो नवीता के साथ बैठा था उसके पीछे वाली मेज पर बैठे हुए 2 आदमी ये बातें कर रहे थे। पेड्रो तो कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा है, मैंने प्रसाद की तरफ देखते हुए कहा। उसे फरहान नोक वाले मकान का सुराग लगा लिया है, वो यहाँ भी पहुंच सकता है। सबसे पहले वो लोग ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि वो मकान किसने किराए पर लिया था। मकान के एग्रीमेंट के जरिए तो वो मेरा सुराग नहीं लगा सकते। मैंने एक फर्जी नाम और पता लिखवाया था और जब नोट सामने रखे हूं तो स्टेट एजेंट भी किसी बात पर ज्यादा इसरार नहीं करता, उसे अपने कमीशन से मतलब होता है। अलबत्ता ये कार हमारे लिए कुछ उलझन पैदा कर सकती है, प्रसाद ने कहा। मैं कुछ बोलने की बजाय सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। कार किराए पर लेते वक्त मैंने फ्लैट का पता लिखवाया था।
इस फ्लैट से वो कुछ मालूम नहीं कर सकते, लेकिन कार की नंबर प्लेट, ये कार उस मकान में भी जाती रही है और यहाँ भी। उस मकान के पड़ोसियों से वो कार के बारे में मालूम करेंगे और फिर अगर वो लोग इधर आ गए जैसा कि मुझे तवक्को है, तो उनके लिए ये मालूम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि इस कार का ताल्लुक इसी बंगले से है, और उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि ये बंगला जानकी देवी का है। इस तरह जानकी की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं कि हम उसे खतरे से आगाह करें। मैंने कहा, एक तरीका है, प्रसाद बोला। वो क्या? मैंने पूरी उम्मीद नजरों से उसे देखा। हम ये बंगला फौरी तौर पर छोड़कर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं और मैं आज ही रात स्वामी रघुनाथ के आश्रम पहुंच जाता हूं ताकि जानकी देवी को इस खतरे से बचाया जा सके। प्रसाद ने कहा, तजवीज तो माकूल है, मैंने कहा, और फोन का रिसीवर उठाकर मास्टर हुचन का नंबर मिलाने लगा। कॉल मास्टर हुचन के एक शागिर्द ने रिसीव की, लेकिन मेरा नाम सुनते ही उसने मास्टर हुचन को बुला लिया। तुम कहाँ हो? मास्टर हुचन मेरी आवाज सुनते ही चीखा। तुम इस वक्त सख्त खतरे में हो, तुम्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। मेरी एक इतला के मुताबिक वो तुम्हारे एक ठिकाने का पता लगा चुके हैं। उस मकान के तय खाने से टाइगर की घड़ी और कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो तुम्हारी निशानदेही करती हैं। पेड्रो को 100% यकीन है कि टाइगर को तुम ही ने हलाक किया है। वो तुम्हारे गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ मास्टर हुचन? मैंने पूछा। हमने तुम्हारी तरफ से आंखें बंद नहीं कर रखी, मास्टर हुचन ने कहा। हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं और ये खबर तो पूरे अंडरवर्ल्ड में गर्दिश कर रही है कि पेड्रो ने तुम्हारे एक ठिकाने का पता चला लिया है और वो बहुत जल्द तुम्हें छापने वाला है। वैसे तुम कहाँ हो? मुझे अपनी लोकेशन तो बताओ ताकि मैं अपने आदमी भेज दूं। ये तमाम खबरें मुझे भी मिल चुकी हैं मास्टर, मैंने कहा। मैं अभी ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी ये पनाहगाह महफूज नहीं। मैं इस वक्त टक्सन रोड के करीब हूँ और हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। तुम्हारे साथ थाईवान के अलावा और कौन है? मास्टर हुचन ने पूछा। 2 अफराद हो रहे हैं, मैंने कहा। ठीक है। 1 घंटे बाद एक स्याह वैन तुम्हें किंग टक्सन के स्टैचू वाले चौराहे के करीब खड़ी मिलेगी। कांग को तुम पहचान लोगे। वैसे मेरे कुछ आदमी रेलवे स्टेशन की तरफ भी मौजूद हैं, मैं उन्हें खबरदार करता हूँ। फोन बंद हो गया। मैंने रिसीवर रख दिया और उन लोगों को सूरत-ए-हाल से आगाह करने लगा। उसके साथ ही हमने वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। हमने हर वो चीज समेट ली जिससे वहां हमारी मौजूदगी का सबूत मिल सकता था। वैसे मेरे ख्याल में ये बेकार ही था, क्योंकि जब उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ थे तो किसी की मौजूदगी या अदम मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंग टक्सन के मुजस्मे वाला चौराहा वहां से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर था। जब हम बंगले से निकले तो 11:20 थे। गाड़ी हमने बंगले ही में छोड़ी। उसे इस्तेमाल करना अब खतरनाक हो सकता था। गेट को ताला लगाकर चाबियों का गुच्छा थाई ने अपने बैग में डाला और हम चारों इकट्ठे ही चौराहे की तरफ चलने लगे। टक्सन स्क्वायर पर इस वक्त खासी रौनक थी। चौराहे के वस्त में बहुत बड़ा गोल चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे के ऐन वस्त में एक और चबूतरे पर किंग टक्सन का मुजस्मा था। उसके बेस पर चारों तरफ 4 शेरों के मुजस्मे थे। उस बेस के इतराव में एक हौजा बना हुआ था। चारों शेरों के मुंह में फुआरे लगे हुए थे। शाम को ये फुआरे खोले जाते थे तो पानी इस तालाब में गिरता रहता था। बड़े चबूतरे के गिर्द तकरीबन 4 फुट ऊंचा लोहे का जंगला सा बना हुआ था। आमदोर इसके लिए 4 आहनी सलाखों वाले दरवाजे भी थे, लेकिन वो दरवाजे टूट फूट चुके थे। जंगले की कई सलाखें भी गायब थी और कई जगहों पर कुछ सलाखें मुड़ी हुई थी। जंगले के अंदर वाले चबूतरे और उसके इतराव में गोलाई में बने हुए फुटपाथ पर चरसियों और मवालियों का कब्जा था। ये सब वो लोग थे जो नशे के आदी थे और उनके पास सर छुपाने तक को जगह न थी। दिन में तो ये लोग इधर उधर घूमते रहते और शाम होते ही यहाँ जमा होना शुरू हो जाते। चौराहे पर पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा। स्याह वैन कहीं भी नजर नहीं आई। अचानक सफेद रंग की एक कार उस गली के मोड़ पर रुकी। उसमें 3 आदमी थे, एक ड्राइविंग सीट पर और 2 पीछे। वो कार चंद सेकंड वहां रुकी और फिर गली में दाखिल हो गई। वो कार देखी तुमने? प्रसाद ने मेरे करीब आकर सरगोशी की। वो तीनों टाइगर के आदमी हैं। जो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सूरत-ए-हाल खतरनाक हो गई। अगर वो गली में मुड़ने की बजाय सीधे हमारी तरफ आ जाते तो हमें देख लिया जाता। मैंने इधर उधर देखा। स्याह वैन कहीं भी खड़ी नजर नहीं आई। यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं, मेरे साथ आओ। मैंने उन्हें इशारा किया। हम सड़क पार करके मुजस्मे वाले चबूतरे पर आ गए। जंगले के बैरूनी फुटपाथ पर भी मवाली कब्जा जमाए हुए थे। हम जंगले के अंदर आ गए। यहाँ अजीब सूरत-ए-हाल थी। कोई लेटा हुआ था, कोई सर निहोड़े बैठा हुआ था और कोई होंकी सी नजरों से इधर उधर देख रहा था। एक तरफ थोड़ी सी जगह नजर आई तो हम वहां बैठ गए। हमारे करीब ही 2 आदमी बैठे हशीश भरे सिगरेट के कश लगा रहे थे। हशीश की बू से दिमाग फटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही इंकशाफ हुआ कि उन दोनों में से एक औरत थी। हम उन मवालियों के दरमियान इस तरह बैठ गए कि अगर सड़क पर से कोई सिर्फ देखे तो हम नजरों में ना आ सके। 10 मिनट गुजर गए। स्याह वैन अभी तक नजर नहीं आई। मेरी तशवीश बढ़ रही थी और फिर उसी लम्हे वो सफेद कार गली से निकलकर तेज रफ्तारी से एक तरफ चली गई। उसमें सिर्फ ड्राइवर था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझने में देर न लगी कि उन्होंने वो बंगला तलाश कर लिया था। पेड्रो वाकई बहुत तेजी दिखा रहा था। 3 और मवाली हमारे करीब आकर बैठ गए। उनमें एक मर्द था और 2 औरतें, वो भी हशीश भरे सिगरेट पी रहे थे। एक औरत ने सुलगता हुआ सिगरेट थाईवांग की तरफ बढ़ा दिया। थाईवांग ने सिगरेट लेकर कश लगाया और फिर उसके बाद वापस कर दिया, लेकिन सिगरेट के एक कश ही ने अपना असर दिखा दिया था।
थाईवांग बुरी तरह खांसने लगी। उसकी आंखों और नाक से भी पानी बह निकला। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल सकी, लेकिन उसका सांस धूकने की तरह चलने लगा। 5 मिनट और गुजर गए और फिर स्याह रंग की एक वैन चौराहे की दूसरी तरफ सड़क के किनारे पर रुकी और फिर मैंने कांग को वैन से उतरते देखा तो मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। चलो, वैन आ गई है उस तरफ, मैंने सरगोशी की। हम 4 उठकर चबूतरे की दूसरी तरफ चलने लगे। हशीश भरे सिगरेट के एक ही कश ने थाईवांग की हालत बिगाड़ दी थी। उसने एक हाथ सर पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ मैंने थाम रखा था। आनी जंगले से निकलकर हम सड़क पर आ गए। हम सड़क के वश में थे कि वो सफेद कार बाईं तरफ से घूमती हुई हमारे सामने से गुजरी और चंद गज आगे जाकर ब्रेकों की तेज चिरचिराहट से रुक गई। दरवाजा खुला। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ आदमी नीचे उतर आया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था जिसका रुख हमारी तरफ था।